ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो इस बदलते दौर में ये जैसे इंडिया की पॉलिसी शुरू से ही इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि कैसे डिसिप्लिन को डीकोलोनाइज किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेररिज्म है, उन सबको जो एक नए पर्सपेक्टिव से, जो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से देखने का एफर्ट किया गया। सो आई एम श्योर दैट इंडिया एक दिन जो कहते हैं ना विश्व गुरु बन के उभरेगा, तो हमारी नॉलेज लोगों को समझ में आएगी। दर्शन की बात कीजिए, अपने सिद्धांतों की बात कीजिए, परंतु उसके साथ साथ जो है भारतीय दर्शन है, भारतीय सिद्धांत है, उसको भी एक थोड़ा सा स्पेस दीजिए। क्यों वेस्टर्नर्स ने, आइंस्टाइन ने इतना संस्कृत क्यों पढ़ा, ओपनहाइमर ने गीता से क्यों लिया, ये सारी हमारी नॉलेज ही तो थी। वाइट मैन्स बर्डन, इस तरह की जो थियरीज हैं उस सबको खारिज किया है, और जो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से जो देखने की बात कर रहे हैं कि राम भी पावरफुल थे, कृष्ण जी भी बहुत पावरफुल थे, पर उन्होंने कभी भी उसको मिसयूज तो नहीं किया ना। जो वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी। स्टेट का काम क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ये जो टेररिज्म है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कोऑपरेट करे इन जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इनको टैकल करने के लिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। इस वक्त मौका है एक बुक लॉन्च का। एक बहुत ही खास बुक है, डीकोलोनाइजिंग इंटरनेशनल रिलेशन। इस पुस्तक को एडिट किया है डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल जिंदल ने। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, इस कार्यक्रम में लेके चलता हूँ और इस बात करने की कोशिश करेंगे इस पुस्तक की एडिटर डॉक्टर प्रोफेसर जिंदल से और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की हेड प्रोफेसर रेखा सक्सेना जी से। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य अंश। इसी बीच में इस पुस्तक की एडिटर डॉक्टर प्रोफेसर निर्मल जिंदल मेरे साथ में हैं। तो चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक और पुस्तक के लॉन्च में। थैंक यू वेरी मच। मैम, ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर इस किताब लिखने का? और बहुत सामयिक किताब है, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, ऐसे में इस किताब का छात्रों के लिए कितना महत्व रहेगा, कितना सामयिक है ये पुस्तक, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये है कि ये पुस्तक इसलिए लिखी गई कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है, और देखिए एमर्जिंग पावर्स, जो पावर पोजीशंस चेंज हो रही हैं, तो जो डोमिनेटिंग वर्ल्ड था, जो वाइट वर्ल्ड था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, उसकी डोमिनेशन को चैलेंज किया जा रहा है। तो और ये भी देखा गया कि वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डोमिनेटिंग क्यों है, क्यों हेगेमनाइज्ड है, क्यों हायरार्काइज्ड है, इसको कैसे बदला जाए। तो हम इस वेस्टर्न नॉलेज को रिजेक्ट नहीं करें, पर जिस तरीके से प्रेजेंट की गई है, जिस तरीके से पढ़ाई गई है, वो ठीक नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, पीस क्या होनी चाहिए, ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं। तो वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट, इट इज़ हायरार्किकल, इट इज़ अनजस्ट, इट इज़ इनह्यूमनिस्टिक। क्योंकि हमेशा वॉर के बारे में सोचें, आर्मामेंट्स के बारे में सोचें, मिलिट्रिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में सोचें, तो उससे जो पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वही मॉडल फॉलो कर लिया। इंडिपेंडेंस के बाद सभी कोल्ड वॉर के पार्टनर्स हो गए, जो नॉन अलाइंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने कोल्ड वॉर को ज्वाइन करके मिलिट्री आर्म्स रेस में ज्वाइन हो गए, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स में ज्वाइन हो गए। तो जो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, जो उनको अपने आप को डेवलप करना चाहिए था, जो उसको अपनी थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो इस बदलते दौर में ये जैसे इंडिया की पॉलिसी शुरू से ही इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि कैसे डिसिप्लिन को डीकोलोनाइज किया जाए। वैसे तो सारा जो जितना भी ग्लोबल साउथ है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, साउथ अमेरिकन स्कॉलर्स हैं, अफ्रीकन, एशियन स्कॉलर्स जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि डिसिप्लिन को इंक्लूसिव किया जाए, कि हमारे वर्ल्ड व्यू को भी लिया जाए।
आर्मामेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, पर ये नहीं है कि वॉर के लिए ही ज़रूरी है। पेलोपोनेशियन वॉर या जो एथेनियंस और स्पार्टन्स की एक पावरफुल हुआ तो वो तो लड़ाई करेगा ही, दूसरा फियरफुल हो जाएगा, लड़ाई होगी ही। पर हमारी जो इंडियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, हम वेस्टर्न एक्सपीरियंसेस से क्यों पढ़े, कि हम इंडियन एक्सपीरियंस से क्यों ना पढ़े कि राम भी पावरफुल थे, कृष्ण जी भी बहुत पावरफुल थे, पर उन्होंने कभी भी उसको मिसयूज़ तो नहीं किया ना किसी भी हेल्पलेस या डोमिनेशन के लिए, उन्होंने यूज़ नहीं किया। पर जब ज़रूरत थी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी धरती को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब किसी भी कॉस्ट पे आपको उसे अपनी पावर को यूज़ करना पड़ेगा। तो पर उसके बाद उस पावर को इविल को ख़त्म करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें बहुत सारे लेसन्स जो हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके लेसन्स हमारी अपनी ही नॉलेज में हैं, हमारे अपने ही हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस में। जैसे वासुदेव कुटुंबकम, वसुधा एक है, सारे यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो फैमिली मेम्बर्स हैं, वन अर्थ वन फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम से आता है। तो अगर उसको देखें वो वेस्टर्न व्यू से बिल्कुल ही अलग है। वो तो कहते हैं वॉर इज़ अ पोलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट द स्ट्रगल फॉर पावर। पर हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो हमने ये जो डीकोलोनियल अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंडियन पर्सपेक्टिव से लिया है कि इंडियन वर्ल्ड व्यू कितना आज इम्पॉर्टेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, और पूरा वर्ल्ड भी इसको जान रहा है और मान रहा है। क्योंकि इंडिया की ग्रोइंग पावर को वो वॉर के लिए नहीं देख रहे हैं, इंडिया के सेल्फ डिफेंस के लिए ही देख रहे हैं। और इंडिया भी अपने तरीके से काम करने की, इंडियन वे में चलने की कोशिश कर रहा है। वेस्टर्न थ्योरीज के हिसाब से काम नहीं करेगा वो, कि वो कहेंगे कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीज़ हैं तो वो उनमें लड़ाई नहीं होगी। हम लड़ नहीं रहे हैं, पर अगर हमारे को एक न्यूक्लियर कंट्री अगर हमको कॉन्स्टेंटली हमारी टेरिटरी और हमारे लोगों को अगर वो तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इनसिक्योर कर रहे हैं, तो उसको सबक सिखाना भी हमारा काम है कि आपको ऐसा करने से रुकना होगा। तो हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारा धर्म होता है। धर्म मीन्स योर ड्यूटी, इट इज़ योर राइट एंड इट्स योर ड्यूटी। चैप्टर्स की बात करूँ तो इसमें आप बहुत चेंजेस भी लाए हैं। यहाँ पर आपने किताब में कौटिल्य का भी जिक्र किया है, और यहाँ पर आप सिक्योरिटीज़ की जो बात अभी तक मानी जाती थी कि बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन आपने बहुत चैलेंजेस दिए हैं। सिक्योरिटी अलग तरह की, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट सिक्योरिटी, ये कहीं ना कहीं बगावत नज़र आ रही है इतिहास के साथ। नहीं, ये बगावत नहीं है, ये है ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव जो वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी। स्टेट का काम क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। कौटिल्य ने क्या किया है? कौटिल्य ने सप्तांग जो थ्योरी दी है उसमें क्या, पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो और मिलिट्री, जो उसने पूरी एक क्रोनोलॉजिकल उसमें एक उसने लिस्ट दी है कि कहाँ करना चाहिए। हम सिर्फ जो हम अभी डेवलप ही नहीं थे इकोनॉमिकली, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़, हम आज़ादी के बाद एकदम से हमने तो मिलिट्री आर्म्स रेस में घुस गए और लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। ये थी कॉन्स्पिरेसी वेस्टर्नर्स की, कोल्ड वॉर के पार्टनर्स बना के उनको वेपन सप्लाई करना, फिर उनको अपने टूल बनाना, अपनी ये भी तो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ही थे ना। तो ये जो हमारे कौटिल्य को क्यों नहीं ले गया गया, आपको हैरानी होगी कि अमेरिकन वॉर कॉलेज में वहाँ पर कौटिल्य को भी पढ़ाया जाता है और सुन त्सू को भी पढ़ाया जाता है। कौटिल्य ने 1800 साल पहले लिखा मैकियावेली से, और ये सब जो कौटिल्य ने लिखा वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि कौटिल्य कहता है कि वेलफेयर की भी बात करता है, और वो कहता है कि कुछ भी हो लोगों का वेलफेयर सबसे है। वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक था, सबसे पुराना डेमोक्रेसी की बात करता था। तो कौटिल्य को नहीं लिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो उनका हेगेमनिक एजेंडा था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, अगर हमारे बात को लेते, वो डेमोक्रेसी की बात करते, वो इक्वालिटी की बात करते, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा हायरार्की है वो रेसिज्म के ऊपर बेस्ड है कि वाइट्स इज़ द सुप्रीम, और उसके बाद उन्होंने एजेंडा चलाया अपनी प्रोग्रेस का कि हम डेवलप्ड हैं, हम प्रोग्रेस हैं, आप वो हैं, आप डिपेंडेंट हैं, आप। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी वो सब नहीं चला पाते अगर हमारा भी व्यू पॉइंट उसमें इंक्लूड होता। पर अब जो है टाइम चेंज हो रहा है, हमारी पावर भी बढ़ रही है, और हमारी भी विजिबिलिटी और हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, और हम कहते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट की एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और ये जो टेररिज्म है ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कोऑपरेट करे इन जो कॉमन प्रॉब्लम्स है इनको टैकल करने के लिए। सो वी वांट ऑल द कंट्रीज द वर्ल्ड टू कोऑपरेट। We don't believe in conflicts, we don't believe in wars, we don't believe in othering, we don't have any concept of othering कि वो we and they वाला concept नहीं है इंडिया में। मैम, ये किताब कितनी यूज़फुल होने वाली है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए?
देखिए, ये हमने जो लिखी थी वो सिलेबस को देखते हुए ही लिखी थी। अचानक ही सिलेबस बदल गए थे NEP 2020 में, और डीकोलोनियलिटी तो स्टूडेंट्स की तरफ से ही डिमांड आई थी। सब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई बुक नहीं है, क्योंकि हमने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बुक लिखी थी, फिर चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बुक लिखी, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। तो डी कॉलोनियल जो था ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं लंदन में, वो कहते हैं निर्मल क्या बात कर रहे हो, ये डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल सिस्टम तो कभी आ ही नहीं सकता। ऐसे जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाया था, किसी ने सोचा था उनकी गुलामी से बाहर आ जाएंगे? तो आज के बदलते दौर में हमको काम करते रहना है चाहिए, और हमें अपनी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस और नॉलेज सिस्टम को ऊपर लाते रहना चाहिए। अगर हम इतने इन्फीरियर थे, हमारा कल्चर इतना इन्फीरियर था, हमारा नॉलेज इतना इन्फीरियर था, तो क्यों वेस्टर्नर्स ने, आइंस्टाइन ने इतना संस्कृत क्यों पढ़ा, ओपनहाइमर ने गीता से क्यों लिया? ये सारी हमारी नॉलेज ही तो थी। हमारे लोगों को कह दिया गया कि आपकी नॉलेज इन्फीरियर है, सुपरस्टिशियस है, और हमारे लोग भी वैसे ही सोचने लगे और अपने कल्चर से, अपने नॉलेज से वो बिल्कुल डिटैच हो गए। वो सोचने लगे जो वेस्टर्नर्स है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मॉडर्निटी है, वही मॉडर्निटी है। पर गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी अगर देखिए, स्पिरिचुअलिज्म, वेस्टर्नर्स आर मटेरियलिस्टिक, इंडिया इज स्पिरिचुअलिस्टिक, वेस्टर्नर्स आर इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिया इज सोशलिस्टिक। हम पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम पूरे ग्लोबल सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करते हैं। हम कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी देशों का रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि हम अनडेमोक्रेटिक एंड डोमिनेटिंग इंटरनेशनल सिस्टम की बजाय हम डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक इंटरनेशनल सिस्टम को बना पाएँ। मैडम, एक अंतिम सवाल, इस पुस्तक का हिंदी वर्जन कब तक आएगा या नहीं? क्योंकि आपकी ज़्यादातर किताबें अंग्रेजी में होती हैं, जो हिंदी के छात्र हैं वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। हाँ, नहीं, हम चाहते हैं, शुरू से ही 2018 से भी हमने शुरू कोशिश की थी कि हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें, और सेज ने कहा था हम करेंगे, पर वो नहीं करा उन्होंने। पर अभी हम कोई अच्छा, हमें जैसे ही कोई अच्छा ट्रांसलेटर और अच्छी पब्लिशिंग हाउस मिलेगा तो हम इसको ट्रांसलेट ज़रूर कराएंगे। सो आई एम श्योर दैट इंडिया एक दिन, जो कहते हैं ना, विश्व गुरु बन के उभरेगा, तो हमारी नॉलेज लोगों को समझ में आएगी। इसी बीच में बुक लॉन्च के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रेखा सक्सेना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आज की बुक लॉन्च के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये रेलेवेंट रहेगी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो मैं ये बुक दिखाना चाहूँगी या बधाई देना चाहूँगी जो एडिटर्स हैं, प्रोफेसर निर्मल जिंदल एंड कमल कुमार को, और जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं, कि उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा और बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा। उसमें प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो JNU से हैं, काफ़ी साउथ एशिया के बहुत अच्छे जाने माने एक्सपर्ट रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट के कोलीग्स भी उसमें रहे। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में है एक यूरोसेंट्रिज्म था, यूरोसेंट्रिक अप्रोच रही। जब हम भी पढ़ते थे तो वेस्टर्न स्कॉलर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, वेस्टर्न थियरीज़ पे ज़्यादा फोकस था। और तो वो जो हेगेमनी है वेस्ट की, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो है हमारे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है, सिविलाइजेशनल स्टेट है, कंट्री है इंडिया, तो हमारा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, नॉलेज सिस्टम जो है उसमें ध्यान बेसिस बना के फिर हमें IR को, इंटरनेशनल रिलेशंस को एक नई जो है तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज रहा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र रहा, उसमें डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक थॉट, उस सब पे स्टेट क्राफ्ट के बारे में सारा बात किया। तो उस पर भी हमें, या महाभारत है उसमें, और आप या इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, वैशाली है जो है रिपब्लिक, लक्ष्मी रिपब्लिक रहा, वहाँ पे आप सभा समिति और किस तरह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है इंडिया रहा है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को भी सही ढंग से समझने के लिए उसको भारतीय कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज और हिस्टोरिकल हेरिटेज, उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा एफर्ट ये रहा है कि इन लोगों ने उसको इंटरनेशनल रिलेशंस को ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से जो देखना है, कि खाली वाइट मैन्स बर्डन, इस तरह की जो थियरीज़ हैं उस सबको खारिज किया है, और जो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से जो देखने की बात कर रहे हैं कि वो समस्याएं क्या हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेररिज्म है, उन सबको जो एक नए पर्सपेक्टिव से, जो ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से देखने का एफर्ट किया गया। मैम, जो अभी में करंट सिनेरियो चल रहा है पूरा ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें, तो वैसे में जो अभी करंट टाइम है तो बिल्कुल सामयिक लगती है ये पुस्तक।
हाँ, वो तो है ही, वो तो बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो आप देखिए इंडिया का रोल साउथ एशिया में, इंडिया का रोल बहुत ही अहम बना है। इंडिया एक जो है पूरे विश्व में इंडिया की जो पावर है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। अभी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई, मदर ऑफ ऑल डील साइन किया, उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी किस तरह से इंडिया के साथ जो है एग्रीमेंट किया। तो इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की रही है और कोलैबोरेशन की रही है, और कैसे कोविड के टाइम में भी इंडिया ने कैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी जो कहा, मैत्री, किस तरह से वैक्सीन मैत्री के द्वारा कैसे अपना एक जो है एक भूमिका निभाई। तो मुझे लगता है कि सबको साथ लेके चलना, वर्ड इज़ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो है बात है, वो हम सबको उसको साथ लेके चलना चाहिए। आपका डिपार्टमेंट जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की जो रेलेवेंस बुक हैं, इनकी लॉन्चिंग के लिए, इनकी राइटिंग के लिए और कितना आगे इनिशिएटिव लेगा? हाँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव है और हम ले पाए कर पाए बुक डिस्कशन, और इस तरह के और लॉन्चेस होने चाहिए, इस तरह की और जो है रटलेज पब्लिकेशंस को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने ये छापा। और मैं खुद भी लिखती रहती हूँ इन सब विषयों पे। इंडियन पॉलिटिक्स मेरा विषय रहा है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन पॉलिटिक्स और भी जो है, मुझे लगता है नॉट ओनली आईआर बट और भी जो सब डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस से, उन सब पे इस तरह का जो डीकोलोनाइजिंग जो है विषय है, इसको नॉट ओनली इंटरनेशनल रिलेशंस बट और भी विषयों पे डीकोलोनाइज करने की आवश्यकता है। और हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्कशन करवाना चाहेंगे डिपार्टमेंट में और कॉलेजेस में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 50-60 कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है वहाँ कॉलेजेस में भी इस पर गोष्ठी होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट में भी जहाँ तक हो हम इस पर और बुक डिस्कशन, डिबेट, सेमिनार्स करवाएंगे। और क्योंकि आवश्यकता है, अब जो ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में इंडिया की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, और उसमें कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जो है उससे बाहर निकल के आना पड़ेगा, और जो है अपने भारतीय जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, एक सिविलाइजेशनल स्टेट रहा है, उसकी महत्व को बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। हमारे भारत का डंका बजना बहुत लाजमी है। हाँ, वो तो है ही, जो और ऐसे इतनी डंका बज रहे कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो है, उनका भी जो गोल है विकसित भारत @2047, उस सपने को साकार करने के लिए मुझे लगता है हम लोग का भी ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कैसे हम उस डीकोलोनाइजेशन की तरफ जो डिबेट है या करें ना, कॉन्सेप्ट्स नहीं, थियरीज नहीं, बुक्स में, लिटरेचर में, जिस भी तरह से करने के करें, हर फील्ड में कोशिश करनी चाहिए हम सबको भी। हम सब उसके अहम हिस्से हैं, तो उसमें में हम सबका भी सहयोग होना चाहिए। क्या कहेंगे इस किताब के बारे में? ये किताब हमारा 2 वर्षों का गहन प्रयास है। इसमें हमने जो है, हालांकि पिछले 4 साल से हम प्रयास कर रहे थे, और ये मुझे लगता है ये बुक जो है इसे टाइमली स्कॉलरली इंटरवेंशन, क्योंकि हमारा जो प्रयास है कि ये जो आईआर का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो डिस्कोर्स है, जो दर्शन है, उसको कैसे हम भारतीय नज़र समझें, कैसे हमको ग्लोबल साउथ की दृष्टिकोण से समझें, क्योंकि आईआर को हम काफ़ी समय से पश्चिमी दृष्टिकोण से ही समस्या आए हैं। स्कूलों में हमको पढ़ाया गया कि आईआर हमने लिखा है, और आईआर में हम जो हैं वेस्टर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वेस्टर्न स्कॉलर्स को पढ़ते हैं, लेकिन आज के कुछ दौर में देखा जा रहा है कि इंडियन जो स्कॉलर हैं वो भी अब एक वैकल्पिक सिद्धांत, वैकल्पिक दर्शन की खोज कर रहे हैं आईआर के संदर्भ में, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक आईआर को अगर हमें इंक्लूसिव डिसिप्लिन बनाना है, और हमें जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो स्कॉलर्स हैं उनको भी आगे लेके आना है, और हमको ये भी दिखाना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो वेस्टर्न संबंध नहीं है, वो पश्चिमी संबंध नहीं है, वो एक वैश्विक संबंध है जिसमें भारत के भी लोग आएंगे, भारत का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और कि पश्चिमी देशों का भी आए। हालांकि हम पश्चिमी देशों के खिलाफ नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपने दर्शन की बात कीजिए, अपने सिद्धांतों की बात कीजिए, परंतु उसके साथ साथ जो है भारतीय दर्शन है, भारतीय सिद्धांत है, उसको भी एक थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन हम अपना जो स्पेस है, जो अपना हक है, वो दर्शन में मांगते हैं। कमल जी, एक बात और मानी जाती है कि इंटरनेशनल पटल पर जब भी बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत की पॉपुलेशन को लेकर कहा जाता है कि ये बिगेस्ट पॉपुलेशन है। शायद इसीलिए तो नहीं अब हमारा भी
जो है पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। ये तो और अच्छी बात आपने बोली। आपका सवाल जो है बिल्कुल वाजिब है, प्रासंगिक है। जब भारत जैसा देश जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? हमको कम से कम जितनी हमारी भागीदारी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो परिपाटी है या दर्शन है, जो सिद्धांत है, उतना रिप्रेजेंटेशन हमें मिल नहीं रहा है। इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जनसंख्या के अनुसार हमको प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। और यही हमारा प्रयास है कि भारत के जो विचार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे आप पंसिल डॉक्ट्रिन की बात करें, चाहे आप वासुदेव कुटुंब की बात करें, चाहे आप जो है मेक इन इंडिया की बात करें, जितने भी इनिशिएटिव हैं, और हमारा करंट रिजीम भी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि भारत को कैसे हम विश्व के साथ लेके चले हैं। भारत किसी के खिलाफ नहीं है, भारत हमेशा शांति प्रिय जो है सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। हम कभी फर्स्ट वेपन यूज़ नहीं करते हैं, और हमारा ये प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो डिसिप्लिन है इसको भी एक बेहतर बनाया जाए और भारत दृष्टिकोण को थोड़ा प्रमोट किया जाए। ये था आज का वो कार्यक्रम जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आने शुरू हो गए हैं। ये बुक लॉन्च भी उसका एक हम उदाहरण मान सकते हैं कि जिस तरीके से नए संदर्भ में भारत को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बात अब आम जनता तक पहुँचने वाली है। ये किताब राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। हालांकि इसके हिंदी वर्जन की भी बात हुई है, वो भी शीघ्र अगर मार्केट में आ सकता हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए न्यूज़ एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।